बाह्य परासरण इधर बताना पड़ेगा। बाह्य परासरण में ये अंगूर लेते हैं और ये इसमें अंगूर लेते हैं और जल की जगह शक्कर का गाढ़ा घोल लेते हैं, माने अंगूर के अंदर कम सांद्रता है और इसमें अधिक सांद्रता है। ठीक है, और इसमें ये किशमिश के अंदर अधिक है और जल में कम है। ऐसे तो बाह्य परासरण में क्या है कि अंगूर के अंदर का जो द्रव पदार्थ है वह कम सांद्र है और शक्कर का गाढ़ा घोल है। अतः दूसरी स्थिति में क्या होगा, दूसरी में बताता हूं इधर। खिसक जाएंगे अंगूर खिसक जाएंगे और ये शक्कर का गाढ़ा घोल, क्योंकि इसमें जल अंगूर के अंदर की सांद्रता कम है और बाहर की सांद्रता अधिक है, इसलिए ये अधिक सांद्र की ओर ये जल प्रवेश करेगा और ये खिसक जाएंगे, इसलिए बाह्य परासरण है। अंतः परासरण माने सामान्य भाषा में याद रखें, अंतः परासरण जल अंदर प्रवेश करेगा और जब बाहर जाएगा तो बाह्य परासरण कहलाता है। परासरण, बाह्य परासरण के बाद अब आगे बाह्य परासरण और ये हुआ। इसके बाद दोनों के प्रकार के बाद है ये महत्व क्या है इसका, अंतर बाह्य परासरण के बाद इसका महत्व क्या है। परासरण का महत्व क्या है, सुने इसको एक बार। परासरण में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर है, तो इसमें जड़ों के द्वारा जल, खनिज लवण का अवशोषण होता है। जड़ों के द्वारा मिट्टी से, मृदा से जल का अवशोषण और खनिज का अवशोषण होता है, जिससे पेड़ पौधे अवशोषण करते हैं। मूल रोम जो होता है, जड़ में जो मूल रोम पाया जाता है, मूल रोम की त्वचा अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है और जल और खनिज लवण उसमें विलीन के रूप में अवशोषित होते रहते हैं। पेड़ पौधे के जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचते रहते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट महत्व है। अंतःपरासरण का, बाह्य परासरण का महत्व है कि अचार, मुरब्बा जो रखते हैं, अचार रखते हैं, उसको क्या है
कि शक्कर का गाढ़ा घोल डाल के और उस केरी को या जिसको भी उसका मुरब्बा बनाते हैं उस पदार्थ को थोड़ा सुखा के हल्का रख देते हैं, क्योंकि उसमें जल की मात्रा रहती है तो खराब हो जाएगा। इसीलिए जल की मात्रा अगर थोड़ी बहुत है तो उसमें बाहर की ओर आ जाएगी, अंगूर की तरह बाहर की ओर आ जाएगी और वह लंबे समय तक अचार सुरक्षित बना रहेगा। नमक डालते हैं, नमक का भी यही काम है, शक्कर गाढ़ा घोल का यही काम है, अचार पर भी ये लंबे समय तक सुरक्षित बने रह सकते हैं। यह परासन का महत्व, दूसरा महत्व है। अचार मुरब्बा लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो परासरण का ये महत्व। आगे वाला पॉइंट है जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। आगे वाला टॉपिक मैं यहाँ शुरू करूंगा। इधर विकुंचन क्या है? जब कोशिका को जब कोशिका को अतिपराशरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका का केंद्रीय पदार्थ केंद्र में या मध्य भाग में केंद्र में या मध्य भाग में एकत्रित हो जाता है। और कोशिका संकुचित हो जाते हैं। कोशिका में जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, संकुचित होता है और संकुचित होने को ही जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। यदि इसको पुनः इसका क्वेश्चन आ रहा है, पुनः इसे अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए तो पुनः कोशिका स्थित अवस्था में आ जाती है। मैं पुनः समझाने का प्रयास करूं
अंगूर की स्थिति इसमें बनती है जब अति पराशरी विलीन में किसी कोशिका को रखा जाता है तो उसका जो केंद्रीय पदार्थ है, उसका जो जीव द्रव्य है, वह मध्य भाग में संकुचित हो जाता है। इस स्थिति को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और जीव द्रव्य कुंचन वाली कोशिका को पुनः यदि अल्पराशरी विलीन में रखा जाए तो जीव द्रव्य विकुंचन कहलाता है। आगे वाला पॉइंट है जीव द्रव्य विकुंचन। हो गया था थोड़ा, एक बार 5 मिनट सुना लास्ट है। जीव द्रव्य कुंचन के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोशिका को अति पराशरी विलीन में रखते हैं तो उसका केंद्र की पदार्थ केंद्र भाग में आ जाता है, संकुचित हो जाता है। इस स्थिति को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और इसके अपोजिट क्या करते हैं, यदि इस कोशिका को पुनः अल्पराशरी विलीन में रखा जाए, विलीन के बारे में पहले बता चुका हूँ, अल्पराशरी विलीन में रखते हैं तो जीव द्रव्य पुनः पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। एक टॉपिक और बचा है अंतः शोषण। इसमें जो आपको एक बार 2 मिनट का है, यहाँ पर कर दे रहे हैं इसको, अंतः शोषण। अंतः शोषण अधिकांशतः क्या होता है, वर्षा ऋतु में लकड़ी के सूखे जो दरवाजे होते हैं नमी की मात्रा से आकार में वृद्धि करते हैं, के बाद टाइट खुलने लगते हैं। और सूखे बीजों को यदि जल में रखते हैं तो वह धीरे धीरे फूल जाते हैं। इस क्रिया को अंतः शोषण कहते हैं। अंतः शोषण से बीज लाभ क्या है, अंतः शोषण से अंकुरण में लाभ मिलता है और पौधे नमी प्राप्त, बीज जमीन से नमी प्राप्त करते हैं और उसमें से उसका जो मूलांकुर निकलता है तो यह इसी के द्वारा प्राप्त होता है। अतः ये अंतः शोषण की क्रिया जीवों के लिए लाभदायक है, मनुष्य के लिए लाभदायक है। तो ये इस टॉपिक में लगभग इतना सा इसमें है, बाकी का फिर बाद में करते हैं। धन्यवाद। चलिए हाँ, आगे वाला टॉपिक बचा है थोड़ा विसरण। इसमें ही एक होता है परासरण दाब, स्फीत दाब, भित्ति दाब और विसरण दाब न्यूनता। तो परासरण दाब क्या है, इसमें परासरण में संबंधित है। परासरण दाब जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलायक के अणु प्रवेश करते हैं, तो विलायक के अणु जैसे ही प्रवेश करते हैं तो भित्ति पर जो उसकी अर्धपारगामी झिल्ली है उस पर एक दबाव कार्य करता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब के बारे में बताओ थोड़ा। जैसे कोशिका है, इस पर ये दाब लगेगा उसे कहेंगे परासरण दाब। और दूसरी स्थिति बनती है जब कोशिका में ये विलायक प्रवेश करता है तो ये कोशिका बाहर की ओर एक दबाव डालती है, तो इसको कहते हैं, ये जिसके कारण वह आकार में बढ़ती है, स्फीत अवस्था में आती है, फूलती है, यूं कहेंगे तो इसको कहते हैं स्फीत दाब। और भित्ति दाब ये क्या है, ये जो विलायक का जो जल जब प्रवेश करता है, इसमें कोशिका में प्रवेश करता है विलायक, तो ये इसकी जो भित्तियां होती हैं उस पर एक दाब कार्य करता है, इसको भित्ति दाब कहते हैं। आगे वाला टॉपिक है, छोटा शॉर्ट नोट है, विसरण दाब न्यूनता। यहाँ इसको और क्लियर करें, ये भीतर कुछ ना काटे। इसको डीपीडी कहते हैं।
निश्चित। डीपीडी कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, अर्थात जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल की विसरण दावता अधिक होती है और जब विलयन बन जाता है तो निम्न हो जाती है। अर्थात शुद्ध जल और विलयन के जो जितनी कमी होती है, शुद्ध जल का जो सांद्रता और जो शुद्ध जल और विलयन का जो दाब होता है, दोनों का जो बीच की स्थिति है, कितना अंतर रहता है, उसे कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। अर्थात यदि दूसरे शब्दों में यूं कहें उदाहरण से, यदि कोशिका को विलयन में रखा जाए, सूखी कोशिका को या कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए, तो प्रारंभ में उसकी दर, जल अवशोषण की दर अधिक होती है। उसके बाद जैसे जैसे कोशिका स्फीत अवस्था में आती जाती है और आती जाती रहती, तो उसमें जल के अवशोषण की, जल को शोषित करने की गति धीरे धीरे कम होती रहती है। इसको ही विसरण दाब न्यूनता कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में कोशिका को जल में रखा जाएगा तो प्रथम पहले इसकी दर अवशोषण ये ज्यादा दर रहेगी, ज्यादा जल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये स्फीत अवस्था में आती रहेगी, वैसे ही इसके विसरण की दर, इसके अंदर जल जाने की दर कम होती जाएगी। इसको ही विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अक्सर कर इसका एक और एग्जाम्पल में बताता रहता हूँ, उसको थोड़ा अपने ये व्यवहारिक रूप में लिया जाए तो उसको थोड़ा समझाने का प्रयास किया मैंने। माने कि आपको भूख लगी है और खाना नहीं खा पाया, शाम 3-4 बज गए, सुबह से खाना नहीं खा पाया, तो जैसे ही रोटी आती है आपके पास, खाना भोजन आता, तो पहले पहले बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जैसे जैसे एक रोटी बचती है आधी, फिर धीमे धीमे खाना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि ये विसरण दाब न्यूनता के प्रभावशाली है, प्रभाव होता है। लेकिन मैंने इसको और बता दिया, इसके द्वारा यह विसरण दाब न्यूनता का भी जल के अवशोषण पर प्रभाव पड़ता है। अतः यह टॉपिक ये पूरा होता है और इसमें संबंधित क्वेश्चन भी हो तो और बाद में बताएंगे। धन्यवाद। हो मेरे पास।